16 अप्रैल को दूसरे दौर की बैठक संभव है और जिनेवा या फिर तुर्की में यह बैठक हो सकती है। अमेरिकी अधिकारियों ने संभावनाओं पर मंथन भी किया है और तुर्की दोनों पक्षों को करीब लाने में जुटा हुआ है। बता दें आपको, सीज फायर की अवधि बढ़ा सकते हैं दोनों देश। और 16 अप्रैल, जहां आपको बता दें, अब यूएस अधिकारियों ने भी संभावनाओं पर मंथन किया है और बड़ी खबर यह है कि दूसरे दौर की बातचीत अब संभव है और तैयारियां इसको लेकर तेज हो चुकी है। 16 अप्रैल को दूसरे दौर की बैठक भी संभव और जिनेवा या फिर तुर्की में यह बैठक हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बड़ी खबर, पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद यूएस ईरान के बीच संपर्क जारी, अमेरिकी अधिकारियों को समझौते की दिशा में प्रगति के संकेत। तो बड़ी खबर अब ईरान अमेरिका वार्ता को लेकर है। क्या जल्द शुरू होगा पार्ट 2 इंफॉर्मेशन, जहां फिर ईरान अमेरिका में वार्ता को लेकर यह खबर है। दोनों तरफ से वार्ता की संभावनाओं पर चर्चा। वार्ता टीम का अभी तक चयन भी नहीं हो पाया है और सीज फायर खत्म होने से पहले ही बैठक संभव है। अमेरिकी न्यूज चैनल के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। दोनों पक्षों को करीब लाने में तुर्की जुटा हुआ है। सीज फायर की अवधि बढ़ा सकते हैं दोनों देश और ईरान फिर बातचीत को तैयार है, ये मसूद पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया है। हालांकि बता दें, ट्रंप 2 मई से पहले ईरान से डील चाहते हैं और 2 मई को चीन की यात्रा पर डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं। ऐसे में दूसरे दौर की बातचीत को लेकर, संभावनाओं को लेकर जो बड़ी खबर है, इस पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, हर हाल में टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर लगातार पिछले एक हफ्ते से हम चर्चा करते आ रहे हैं। अब खबर है 2 मई से पहले डील चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब खबर है कि दोनों बातचीत के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले कई घंटों में आया डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान कि अब ईरान डेस्परेट है समझौते के लिए। बिल्कुल, देखिए, ऐसे वक्त में जबकि अमेरिका की तरफ से नेवल ब्लॉकआउट किया गया है, यानी कि ईरान की पूरी तरह से नाकेबंदी की गई है और अमेरिका का दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रीट में अभी ईरान के शिप भी आ जा नहीं सकते हैं, तो वैसे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये दावा किया है कि ईरान ने एक बार फिर अप्रोच किया है और ईरान का कहना यह है कि ठीक है, हम 5 साल के लिए यूरेनियम संवर्धित नहीं करेंगे, इनरिचमेंट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए अपना यूरेनियम संवर्धित करेंगे और वो हमारा अधिकार होगा। इस प्रपोजल के साथ उन्होंने अमेरिका को अप्रोच किया है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर यह कहना बचा हुआ है कि क्या इस तरह का उन्होंने कोई प्रपोजल दिया है या फिर ईरान ने केवल ये कहा है कि चलो एक और राउंड हम बैठकर बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिस पर की सहमति बन गई थी यूरेनियम और हॉर्मुज स्ट्रीट को छोड़कर। तो दोनों तरफ से ये दावे हो सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर बातचीत की कोई गुंजाइश बनती है, यानी अगले राउंड की बातचीत कहीं पर होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो नेवल ब्लॉकआउट है उसकी वजह से भी युद्ध शुरू नहीं होगा, वरना जो हालात वहाँ पर है कि ईरान के जहाज भी नहीं आ जा सकते हैं और अमेरिकी जहाज वहाँ पर हैं, तो वैसी स्थिति में एक छोटा सा मिसकैलकुलेशन दोबारा से इस जंग को शुरू कर देगा। बिल्कुल, और परेशानी का खामियाजा कई देशों को भुगतना पड़ेगा। मनीष, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। इस्लामाबाद वार्ता के दौरान यूएस ने दबाव डाला था। ईरान के सामने 20 सालों के लिए यूरेनियम संवर्धन रोकने की शर्त रखी गई थी। ईरान ने समय सीमा कम करने की मांग की थी। ईरान 5 सालों के लिए रोक पर सहमत था। जैसे कि मनीष बता रहे थे, यूरेनियम संवर्धन के मुद्दे पर बातचीत फेल हो गई। इस्लामाबाद में बैठक के दौरान इस मुद्दे पर बात की गई। 20 साल की बात कर रहा था अमेरिका, लेकिन इस समय को कम करने के लिए ईरान ने मांग की और 5 साल की बात करी। तो शांति वार्ता विफल होने पर जेडी वेंस का बयान। एक और बड़ी खबर है, ईरानी प्रतिनिधिमंडल डील करने में असमर्थ था। सर्वोच्च नेता से मंजूरी के लिए ईरान जाना पड़ा और हमने कई शर्तें रखी, अभी गेंद ईरान के पाले में है। जेडी वेंस का यह बयान। हालांकि वार्ता विफल होने के बाद गोल पोस्ट जिस तरीके से बदले जा रहे थे, दोनों पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे थे, वहीं इस वक्त जेडी वेंस का ये लेटेस्ट बयान है। क्या कहा सुनिए, क्योंकि उनका कहना है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल डील करने में असमर्थ था। सर्वोच्च नेता से मंजूरी के लिए ईरान जाना पड़ा। तो यूएस ईरान वार्ता कहां बात फंस गई है, ये आपको बताते हैं। अमेरिका की मुख्य मांगे क्या हैं, ईरान ने क्या कहा है। 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन बंद हो, 5 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने को तैयार हो गया ईरान। ये अमेरिका की तरफ से कहा गया, ईरान की तरफ से कहा गया 5 साल। सभी प्रमुख संवर्धन सुविधाओं को तोड़ा जाए,
संवर्धन के अधिकार को मान्यता मिले, ये ईरान की तरफ से इस दौरान कहा गया। संवर्धित यूरेनियम ईरान से बाहर भेजना ही होगा, अमेरिका की तरफ से ये बात रखी गई। तो ईरान ने कहा कि ये शर्त ईरान को मंजूर ही नहीं है। ईरान ने इस शर्त में इस समय को कम करने की मांग की। अमेरिका ने कहा प्रॉक्सी गुड्स को फंडिंग बंद करे ईरान। अमेरिका इजराइल के हमले पूरी तरह से बंद होने चाहिए, ये ईरान ने मांग की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोल दें, अमेरिका की मुख्य मांगों में ये मांग शामिल है। हॉर्मुज पर नियंत्रण और टोल का अधिकार हमारा है, ये ईरान की तरफ से इस दौरान कहा गया था। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हॉर्मुज पर नियंत्रण और टोल अधिकार की बात ईरान की तरफ से कही गई। हॉर्मुज पर नाकाबंदी से भड़का ईरान। हॉर्मुज पर नाकाबंदी को लेकर ईरान भड़क गया। अब्बास अराक्ची ने इसको लेकर चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने चेतावनी देते हुए कहा ट्रंप यहां भी असफल ही होंगे, तो ऐसे कदम घातक परिणाम दे सकते हैं। तो ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यह बयान दिया था। मिडिल ईस्ट में लगातार चीन का दबदबा बढ़ रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में चीन के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब हॉर्मुज के बंद होने से चीन के इन प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान होने की संभावना है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि चाइना ने कहां-कहां कितना निवेश और निर्माण कार्य किया है, जिसको लेकर नाराजगी है और हॉर्मुज बंद होने से उन पर क्या असर होगा। सबसे पहले मिडिल ईस्ट में चीन के प्रोजेक्ट्स कहां-कहां हैं ये समझ लेते हैं। सऊदी अरब, यूएई, इराक, ईरान और कुवैत, ये वो देश हैं जहां पर प्रोजेक्ट्स चीन के चल रहे हैं। सऊदी अरब की बात करें तो 81.98 निर्माण यहां पर हुए हैं। ये बिलियन डॉलर में आपको जानकारी दे रही हैं। इसके अलावा यूएई की बात करें तो 48.35 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट यहां पर भी चल रहा है, निवेश और निर्माण कार्य। इराक की बात करें तो करीब 40 बिलियन डॉलर का निर्माण यहां पर भी किया गया है। ईरान में 25.2 बिलियन डॉलर का निर्माण हुआ है और कुवैत में करीब 17 बिलियन डॉलर का निर्माण कार्य हुआ है। इसी को लेकर ईरान ने कहा कि हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इसमें अमेरिका दखल ना दे। इजराइल में करीब 15.64 बिलियन डॉलर का, कुवैत की बात करें तो वहां पर भी, और कतर में 15.58 बिलियन डॉलर का निर्माण हुआ है। ओमान में 10 बिलियन डॉलर, जॉर्डन में 7.5 बिलियन डॉलर और इसके अलावा भी कई ऐसे देश, सीरिया में 4 बिलियन डॉलर का निर्माण कार्य हुआ है, जिसको लेकर चीन की तरफ से नाराजगी जताई गई। अमेरिका से दखल देने के लिए मना किया गया। अब यहां चीन कैसे फंसा? ईरान से 80% तेल खरीदता है चाइना। इसके अलावा हॉर्मुज के रास्ते 40 से 50% तेल आपूर्ति भी होती है। 30% गैस भी हॉर्मुज के जरिए ही पहुंचती है, इसलिए होगा भारी नुकसान। चीन का नुकसान कैसे है? हॉर्मुज बंद रहा तो तेल गैस आपूर्ति बाधित हो जाएगी, क्योंकि यहीं से आपूर्ति होती है। क्या ईरान के जरिए चीन पर निशाना साध रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? इसके साथ ये बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या हॉर्मुज में यूएस एक्शन के खिलाफ चीन खड़ा होगा? क्या इस एक्शन के बाद चीन खुलकर सामने आएगा? ये भी देखने वाली बात है। वहीं सीज फायर का ब्रिटिश पीएम ने स्वागत किया है। ये शांति टिकाऊ नहीं है, इलाके में तनाव अभी भी बना हुआ है। और ईरान ने 5 देशों से मुआवजा मांगा है। बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई, जॉर्डन से मांग की है। यूएन में ईरानी राजदूत अमीर सईद इरावानी ने मांग की है। ईरान को हर तरह की क्षतिपूर्ति देनी होगी, यह भी कहा गया है। और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जेडी वेंस का बयान, ईरान से संवर्धित यूरेनियम वापस लेना होगा, परमाणु हथियार विकसित नहीं करने देना। मनीषा, जेडी वैंस के इस बयान को कैसे समझा जाए? क्योंकि ईरान की तरफ से तो लगातार कहा जा रहा है कि वो परमाणु कार्यक्रम को बंद नहीं करेगा, हालांकि 5 साल तक नहीं करेगा। अब इस पर बात आ गई है। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है गेंद ईरान के पाले में है, लेकिन ईरान की तरफ से कहा जा रहा है अमेरिका अवैध मांगे रख रहा है। देखिए, इजराइल में रहकर मैं एक बात कह सकता हूं कि इजरायली ये कहते हैं कि अगर आप ईरान से बात कर रहे हो तो ईरान को किसी बातचीत को बहुत आराम से सालों तक खींच सकता है, और अब वही ईरान कर रहा है। और उसी के तहत उसने, अब देखिए कि इस्लामाबाद में जब बातचीत लगी कि हो जाएगी
तो फिर बातचीत नहीं बनी। अब जैसे ही माहौल ख़राब हुआ, ईरान के खिलाफ और एक्शन होना शुरू हुआ, तो ईरान ने एक नया प्रपोजल दे दिया। अब फिर इस पर बातचीत होगी, फिर वो बातचीत बनेगी नहीं, फिर एक जैसे ही तनाव बढ़ने लगेगा फिर एक नए बैठक की बातचीत होगी। तो ईरान नेगोशिएशन का मास्टर है और ये ईरान का इतिहास बताता है, आज नहीं सैकड़ों साल का इतिहास देख लीजिए। और इसके लिए एक बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2020 में ये कहा भी था कि ईरान भले ही कोई युद्ध ना जीतता हो, लेकिन उससे नेगोशिएशन में कोई हरा नहीं सकता है। तो ये एक ईरान की स्ट्रेटजी है कि युद्ध भी ना हो और नेगोशिएशन में किसी को जीतने नहीं दिया जाए, हमारी शर्तें भी पूरी ना हो। पहली बात तो ये है। और जो दूसरी बात है कि ईरान कोई भी डील न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर अगर करेगा तो कौन करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ईरान से जो खबरें आ रही है इजराइल में, उसके मुताबिक IRGC चीफ और ईरानियन स्पीकर, इन दोनों के बीच में बहुत तनाव है इस बात को लेकर। IRGC चीफ का मानना है कि ईरानियन स्पीकर सरेंडर कर रहे हैं अमेरिकी डेलीगेशन के सामने में। जी मनीष, आपने ये बड़ी बात जरूर कही है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद मान चुके हैं कि ईरान के साथ डील करना मुश्किल है और वो डील्स के लिए ही जाना जाता है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप भी हैं जो डील के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि अगर वो संवर्धन यूरेनियम को लेकर डील पर सहमति बनती है तो जाहिर सी बात है रिवॉर्ड भी देंगे। रिवॉर्ड यानी उसके ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटा भी सकते हैं। इसको लेकर आगे चर्चा करें उससे पहले अमेरिकी सेना की यूनिट की प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। ये एक बड़ी खबर आ रही है। PRSM का पूरा भंडार खत्म हो गया और अमेरिका ने पहली बार ईरान युद्ध में PRSM का इस्तेमाल भी किया है। 500 किलोमीटर तक मार क्षमता वाली PRSM को लेकर यह खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये दावे किए गए। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान और इमानुएल मैक्रों ने फोन पर बात की है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में ही वार्ता जारी रखेगा ईरान। पेजेश्कियान ने कहा, यूरोपीय संघ से रचनात्मक भूमिका निभाने का आह्वान किया गया है। अमेरिकी नाकाबंदी को स्थायी समझौते में बाधक बनाया रास्ते में और बाधक बताया। ईरान के राष्ट्रपति ने मैक्रो से बातचीत में यूरोपीय संघ की रचनात्मक भूमिका निभाने का आह्वान किया। वहीं लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी जारी है और खबर यह कि आज दूसरा दिन है हॉर्मुज डेडलाइन खत्म होने के बाद ट्रंप का पोस्ट, नाकेबंदी के पास जहाज आए तो तबाह कर देंगे और करीब आने वाले जहाजों को नष्ट कर देंगे। ईरानी नेवी पूरी तरह तबाह हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। 36 घंटों के दौरान 15 से 20 शिप हॉर्मुज से गुजरे। हॉर्मुज से गुजरने वालों में चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान के शिप शामिल हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान के शिप यहां से गुजरे हैं। वहीं बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी को लेकर है। 15 अमेरिकी वॉरशिप शामिल है इसमें और गाइडेड मिसाइल और विमानों से लैस वॉरशिप। मिडिल ईस्ट में तैनात की वॉरशिप भी अलर्ट हैं और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया गया है। हालांकि ईरान की धमकियों को देखते हुए हॉर्मुज के बाहर वॉरशिप की तैनाती का दावा। तो बड़ी खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी और वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से एनर्जी सेक्टर को कितना नुकसान पहुंचेगा, किन कंपनीज का बड़ा नुकसान हो रहा है और दुनिया पर इसका क्या असर होगा, यही ग्राफिकली एक इनपुट आपके सामने। क्योंकि अगर सऊदी अरामको कंपनी की बात करें, सऊदी अरब की वो कंपनी है, तो देखिए किस तरीके से नुकसान के इस आंकड़े को और मार्केट कैप को देखते हुए ये एक कुछ फैक्ट्स आपके सामने हमने रखे हैं। इसके अलावा ये $बिलियन में जो फैक्ट्स आपके सामने रखे गए हैं उसी में कंपनीज हैं अमेरिका की और यूके की और फ्रांस और चीन की, जहां देखिए किस तरीके से सऊदी अरब की कंपनी को भी 7,01,745 ये जो मार्केट कैप के आंकड़ों के लिहाज से आपके सामने बता रहे हैं, उसमें कितना उत्पादन बंद होगा, कितना नुकसान होगा, यही डिटेल आपके सामने है। वहीं अमेरिका की कंपनी की जहां तक बात है तो 6% प्रोडक्शन उसका कम हो चुका है और साथ ही अमेरिका की एक और कंपनी एक्सॉन मोबिल, उसमें भी देखिए किस तरीके से बड़े नुकसान का दावा है। नया तेल मिला लेकिन शिपमेंट नहीं। वहीं शेल की बात करें, यूके की एक कंपनी है, अफ्रीका के चक्कर यहां पर टैंकर लगा रहे हैं और फ्रांस की कंपनी देखिए कतर से LNG का रूट हॉर्मुज से ब्लॉक हो चुका है।
किस लिहाज से इनको नुकसान हो रहा है, ईरान का सबसे बड़ा ग्राहक, सप्लाई किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, चीन जो कि ईरान का सबसे बड़ा ग्राहक है और इसकी सप्लाई कैसे प्रभावित हो रही है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसलिए आपके सामने रखी है क्योंकि सभी कंपनीज पर हॉर्मूज बंद होने से ही खतरा है ये, जिसका मतलब ये निकलता है कि दुनिया की 20% तेल सप्लाई का रुक जाना। और असर की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतें 120 प्रति बैरल डॉलर पार हो चुकी हैं और दुनिया में पेट्रोल और डीजल और बिजली भी महंगी हो चुकी है, जबकि खाने पीने की चीजों की कीमतों में भी 40% से 120% के उछाल को लेकर खबर है। एक और खबर का रुख करते हैं। अमेरिकी नाकाबंदी के बाद हॉर्मूज से 2 तेल टैंकर लौटे हैं वापस। नाकाबंदी लागू होते ही 2 तेल टैंकरों ने अपना रास्ता बदल दिया है। ये देखिए तस्वीर भी आप देख रहे हैं, 2 तेल टैंकर जो चीन की तरफ जा रहे थे नाकाबंदी के बाद वापस लौटते हुए दिखाई दिए हैं। पहले एरो सामने जाते हुए नजर आ रहा है और उसके बाद ये आपको दिखाने की कोशिश की ये 2 तेल टैंकर कैसे वापस लौटे हैं। मरीन ट्रैफिक ने ये डेटा जारी किया है। रिच स्टारी और ऑस्ट्रिया नाम के ये 2 टैंकर हैं जो वापस मुड़कर लौटे। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी नाकेबंदी पर नाराजगी जताई है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका पर सवाल उठाए हैं। नाकेबंदी में ईरानी जहाजों पर प्रतिबंध से नाराजगी और बगाई ने ट्रंप पर मनमानी के आरोप लगाए। और IRGC के प्रवक्ता ने अमेरिका को चेतावनी दी है, दुश्मन को हमारी ताकत की कल्पना नहीं है। या IRGC की तरफ से चेतावनी दी गई। युद्ध में कई क्षमताएं अब तक नहीं दिखाई हैं, ये भी बताया गया। चलिए जल्द ग्राफिकली एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरकर किन देशों को कितना तेल सप्लाई होता है और हॉर्मूज के बंद होने से क्या असर होगा, क्योंकि जहां तक बात चीन की है तो देखिए 33%, वहीं अन्य एशियाई देश 14% और भारत 13%। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से कितना तेल सप्लाई का असर हो सकता है, परसेंटेज के लिहाज से वो आंकड़े आपके सामने हैं। जहां बात दक्षिण कोरिया की करें तो 12% और जापान 11% और अन्य देश 17%। क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर इनकी निर्भरता है, जाहिर सी बात है इनके बंद होने के बाद इसका असर ग्लोबली किस तरीके से हो सकता है। तेल गैस पर प्रभाव, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें $104 प्रति बैरल पहुंच चुकी हैं और साथ ही एक और सबसे बड़ी बात, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से फ्यूल सप्लाई चेन बिगड़ने का भी डर है। साल 2022 के बाद उच्चतम स्तर पर कीमतें पहुंच चुकी हैं। $150 प्रति बैरल जा सकते हैं दाम, यही एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं। लेकिन मनीष, डोनाल्ड ट्रंप तो दावा कर रहे थे ईरान की अर्थव्यवस्था को खत्म करने का, वहीं ईरान ने जो कहा वो कर दिखाया। इस ग्लोबल इंपैक्ट के साथ साथ अमेरिका पर पड़ते इंपैक्ट से भी ये साफ है कि कैसे कीमतों में हो रहा इजाफा अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर डाल रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हॉर्मुज स्ट्रीट की स्थिति हर बीतते घंटे के साथ और अधिक जटिल होती जाएगी। सबसे पहले अगर आप मानवीय पक्ष का ही देखें तो मोटे तौर पर अभी 800 के करीब जहाज ऐसे हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। अगर आप हर जहाज में 20 व्यक्ति ले लें तो भी 16,000 हुए और उसमें आधे से अधिक भारतीय हैं जो कि बतौर जहाज कर्मी सीफेरर काम करते हैं। तो आप सोचिए, सीधे सीधे तो हमारे 8-10 हज़ार भारतीय वहाँ पर एक तरह से इस वॉर में मतलब बंधक बने हुए हैं, जो कि ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। एक तरफ IRGC का ब्लॉकेट है, एक तरफ अमेरिका का ब्लॉकेट है और उसके बीच में वो सब हमारे 8-10 हज़ार भारतीय समेत लगभग 16,000 लोग अभी युद्धबंदी की तरह से फंसे पड़े हैं। तो ये इसका एक मानवीय पक्ष है। अब आप आइए कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, तो IRGC अगर सच में इतनी ताकतवर है तो वो अभी अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट को खुलवा दे, क्योंकि वो IRGC कह तो रही है कि हम जो है सो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकते हैं। तो अगर वो चाहे तो वो नेवल ब्लॉकेट खुलवा दे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। और इसका फ़र्क देखिए क्या है, ईरान ब्लैक में चीन को या दूसरे मुल्कों को तो तेल बेच ही रहा था, जिससे उसको आमदनी हो रही थी, जिससे उसके घर का खर्चा चल रहा था। इसके अलावा ईरान में जो खाने पीने का और जो तमाम चीज़ें हैं जो ईरान बाहर से मंगाता था मानवीय सहायता के नाम पर, वो सब भी अभी नहीं आएगा। उसकी वजह से ईरान में हर दिन किल्लत होने लगेगी खाने पीने की चीज़ों की और बाकी सामानों की, क्योंकि उससे भी तो कहीं से मंगाना है। उसके जहाज फिर कहाँ से आएंगे? बाकी दुनिया के देश तो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ कर लेंगे। मान लीजिए थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन ईरान में तो कुछ भी नहीं आ पाएगा अगर चारों तरफ से नाकेबंदी होगी। तो ये एक व्यवहारिक पक्ष है जिस पर ईरान को विचार करना है। लेकर भी ईरान दूसरों पर निर्भर कर रहा है और नुकसान की भरपाई के नाम पर ही अब वो मदद की गुहार भी लगा सकता है जल्द। इसको लेकर भी आगे आपसे करें सवाल, उससे पहले एक और बड़ी खबर। प्रगति,
बिल्कुल, और नाकाबंदी पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बड़ा बयान दिया है। नाकाबंदी निष्पक्ष रूप से लागू की जाएगी। अमेरिका की तरफ से कहा गया है किसी भी देश की शिप से भेदभाव नहीं होगा। नाकाबंदी निष्पक्ष रूप से लागू। वहीं नाकेबंदी पर यूएस ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर खबर। नाकेबंदी किए जाने के बाद आईआरजीसी की यह धमकी है। खाड़ी और ओमान सागर को निशाना बनाए जाने की धमकी। खाड़ी और ओमान सागर का कोई बंदरगाह सुरक्षित नहीं बचेगा। तो देखिए, ये साफ है कि किस तरीके से नाकेबंदी हो चुकी है और आईआरजीसी की भी ये धमकी, जहां खाड़ी और ओमान सागर पर टारगेट की ये धमकी। हालांकि पिछले 12 घंटों में नाकेबंदी के काउंटडाउन के तहत चर्चा यही थी कि इस नाकेबंदी के बाद क्या एक बार फिर से सीज फायर तोड़ते हुए हमले शुरू हो सकते हैं। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि सीज फायर की डेडलाइन होने से पहले ही एक और स्तर पर बातचीत की संभावनाएं हैं। फिलहाल जो इंफॉर्मेशन फैक्ट्स के साथ हम आपके सामने रख रहे हैं उसमें यह भी बताते हैं भारत किन देशों से सबसे ज्यादा गैस आयात करता है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के तालेबंदी से ही भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि किन देशों से गैस का आयात, जहां पर देखिए किसकी कितनी हिस्सेदारी है, कौन से क्षेत्र में, उस लिहाज से यह आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। जहां कतर की देखिए 33.1% और मिडिल ईस्ट में ही, वहीं यूएई की बात करें तो 24.8%, कुवैत 7%, सऊदी अरब 6.7%, ओमान 3.8%। बड़ी बात यही है कि मिडिल ईस्ट पर गैस सप्लाई की भारी निर्भरता। मिडिल ईस्ट से भारत की 75% से ज्यादा गैस सप्लाई सिर्फ कतर, यूएई ही 57.9% गैस सप्लाई करते हैं और हॉर्मूज बंद होने से भारत की 70% गैस सप्लाई प्रभावित होती है। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां चीन के रक्षा मंत्री ने अमेरिका को यह चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में चीन के मामलों में हस्तक्षेप ना करे अमेरिका। चीन ईरान के द्विपक्षीय संबंधों में हस्तक्षेप से अमेरिका बचे। ईरान के साथ चीन के व्यापार और ऊर्जा समझौते हैं। और इजरायली सेना चीफ ऑफ स्टाफ जमीर ने बड़ा बयान दिया है। ताजा हालात की समीक्षा की है जमीर का बयान। ईरान के खिलाफ बहुआयामी लड़ाई की तैयारी की गई है। वहीं नाकेबंदी के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दे दी और खाड़ी देशों के बंदरगाहों पर जवाबी कार्रवाई की यह धमकी है। नौसैनिक क्षमताओं में गिरावट के बावजूद मुकाबले के लिए तैयार और ईरान के पास अभी भी हजारों सीसाइड ड्रोन मौजूद हैं। तनाव के बीच लगभग 800 जहाज हॉर्मूज के पास फंसे हैं, जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी मनीष ने भी अभी किया। हालांकि फंसने वाले जहाजों में 400 तेल टैंकर शामिल बताए जा रहे हैं। हॉर्मूज पर स्थायी नियंत्रण की ईरान की तैयारी तेज है। ईरानी संसद तैयार कर रहा है विधेयक का मसौदा। रियाल, युआन और क्रिप्टो में किया जा सकेगा भुगतान। संसद की ऊर्जा समिति के नेता जलील मुख्तार का यह बयान सामने आया। डॉलर से मुक्ति की दिशा में यह पहला कदम, जलील ने कहा। अब आपको यह भी बताते हैं कैसे ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे अरब को खतरे के साए में ला खड़ा किया है, क्योंकि दावा है कि अरब जंग छिड़ती है अगर, तो ईरान के निशाने पर अरब के वो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह और तेल ठिकाने होंगे जो दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। एक एक करके वही अरब में ईरान के टारगेट्स की इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि बात यूएई की करें तो फुजेराह तेल बंदरगाह और जेबेल अली बंदरगाह, अल हमरिया पोर्ट। इसके अलावा सऊदी अरब में किंग फहद औद्योगिक बंदरगाह, रास तनुरा रिफाइनरी और बंदरगाह, यानबू बंदरगाह। इसके अलावा बात बहरीन की करें तो खलीफा बिन सलमान बंदरगाह और कुवैत में शुएबा बंदरगाह। ये अरब में ईरान के टारगेट हो सकते हैं। बढ़ते आगे, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने बड़ा बयान दिया है। यूएस ईरान से फिर से बातचीत का आह्वान। युद्ध विराम हर हाल में बरकरार रहना चाहिए। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष का सैन्य समाधान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के जरिए हॉर्मूज समस्या का समाधान होना चाहिए। युद्ध विराम बरकरार रहना चाहिए, ये भी कहा गया। एंटोनियो गुटरेस ने पोस्ट कर अपनी बात कही है। सीज़फायर बरकरार रहना चाहिए, शांति इसी से बहाल होगी। वहीं एक और सबसे बड़ी खबर है हॉर्मूज नाकेबंदी पर। ईरानी विशेषज्ञ ने बयान दिया है कि हॉर्मूज पर यूएस की नाकेबंदी से ईरान पर असर नहीं पड़ेगा। आर्थिक प्रहार में यूएस फेल साबित होगा। ईरान के साथ शांति वार्ता पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ईरान एटमी हथियार के मुद्दे पर राजी नहीं हुआ था। ईरान राजी ना हुआ तो समझौता नहीं होगा। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, ये बयान दिया गया है। ईरान एटमी हथियार मुद्दे पर राजी ना हुआ।
और अब समझते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर कर किन देशों को कितना तेल सप्लाई होता है और हॉर्मुज के बंद होने से फिर क्या असर होने वाला है। हॉर्मुज स्ट्रेट में चीन की बात करें तो 33% ऑयल सप्लाई होता है, अन्य एशियाई देश 14% और भारत की बात करें तो 13% तेल सप्लाई होता है। बढ़ते आगे, अब बात दक्षिण कोरिया की करते हैं, जापान की और अन्य देशों की। 12% दक्षिण कोरिया, जापान 11%, अन्य देशों को 17% सप्लाई होता है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट अगर बंद होता है तो ग्लोबल संकट कैसे खड़ा होगा। तेल गैस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। क्रूड ऑयल की कीमतें अभी $104 प्रति बैरल पहुंच चुकी हैं। हॉर्मुज बंद होने से फ्यूल सप्लाई चेन बिगड़ने का डर है। साल 2022 के बाद उच्चतम स्तर पर कीमतें पहुंच चुकी हैं। $150 प्रति बैरल जा सकते हैं दाम। एक्सपर्ट्स ने यह दावा किया है, यानी कि और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। ग्लोबली संकट बढ़ सकता है। मनीष, तेल गैस पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, और इसी वजह से जब ब्लॉकेड ईरान की तरफ से किया गया था तो खाड़ी देशों की तरफ से अमेरिका पर दबाव बनाया जा रहा था कि कैसे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जाए। लोगों को परेशानी हो रही थी। अब जब यही स्ट्रैटेजी अमेरिका की तरफ से अपनाई गई है तो और भी ज्यादा संकट देखने को मिलने वाला है। यही सबसे हैरानी वाली बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका जो उपाय निकाला है कि ईरान को दंड करने के लिए, लेकिन उससे तो बाकी दुनिया प्रभावित होगी। कहाँ तो ट्रंप ये कह रहे थे कि वो हॉर्मुज खुलवाएंगे और वो अब खुद ही बंद कर रहे हैं, और वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान द्वारा ब्लॉकेड जो है वो बड़ा गंदा था, लेकिन उनका ब्लॉकेड जो है बड़ा साफ सुथरा ब्लॉकेड है। ऐसा होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली ईरान और अमेरिका के इस जंग की वजह से बाकी दुनिया को बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। उन पर काफ़ी इम्पैक्ट होगा जब उनके पास तेल और गैस की किल्लत हो जाएगी, उनके यहाँ महंगाई होगी। और इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ ईरान और अमेरिका है। लेकिन दिक्कत यही है कि अब आज की तारीख में अमेरिका ये जताने के लिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उनका कंट्रोल है, उन्होंने उसके चारों तरफ से उसको घेर रखा है, और ईरान तो खैर हॉर्मुज स्ट्रेट पर बना हुआ है ही। अब ऐसी स्थिति में देखा जाए तो कोई रास्ता बनता नहीं है। क्या ईरान बाकी दुनिया के खातिर अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करेगा? ऐसा लगता नहीं है। और क्या अमेरिका इस बात की परवाह करेगा कि चलो हॉर्मुज स्ट्रेट को नाक का सवाल ना बनाया जाए और बाकी दुनिया को दिक्कत ना हो? वो भी इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि ट्रंप बड़े खुश हो रहे हैं कि बहुत सारे जहाज जो हैं, टैंकर अमेरिका की तरफ आ रहे हैं ताकि अमेरिका से तेल और गैस ले जा सके। तो मतलब अमेरिका का महंगा तेल और गैस लेने के लिए बाकी दुनिया मजबूर हो जाएगी, सिवाय इसके कि उनको सस्ता और या कॉम्पिटिटिव तेल जो है वो अरब के मार्केट से मिल रहा था, जिसे वो हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए लेकर आ रहे थे। तो ये सिचुएशन अभी फिलहाल बनती हुई दिखती है, और इसकी वजह से महंगाई पूरी दुनिया में और अधिक बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को बहुत बुरा असर पड़ेगा और हर घर में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शुक्रिया मनीष।